जी, तो कल हमने पढ़ा था कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, कल हमने ख़त्म कर ली थी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये 4 प्राइमरी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए: अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। और ध्यान रखिए चारों इसी सीक्वेंस में होंगी, यानी नंबर 1 इज फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, नंबर 2 फॉर रेलिवेंस, नंबर 3 फॉर रिलायबिलिटी और नंबर 4 फॉर कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना रहे हैं दैट शुड बी इन सच फॉर्मेट और इन सच फॉर्म दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू अ कॉमन पर्सन। ठीक, ये बताएं कि अगर मैं बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वाले फॉर्मेट में बना रहा हूं, एक फॉर्मेट आपने पढ़ा था ना, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहां हमने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फंड्स, और फिर आपने पढ़ा होगा यूजेस ऑफ फंड्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और इसे कह सकते हैं एसेट्स। और एक फॉर्मेट है ये वाला जिसमें कि यहां पर हम लायबिलिटीज लिखते हैं, यहां पर हम एसेट्स लिखते हैं। अब अगर ये दोनों फॉर्मेट बिना ऊपर लिखे कि क्या चीज है मैं किसी कॉमन पर्सन को दे दूं, तो क्या संभावना है कि ज्यादा लोग इसे देख के पता, एसेट लायबिलिटी भी ना लिखूं, तो क्या संभावना है कि इसके कंटेंट देख करके ज्यादा लोग ये बता पाएंगे कि ये बैलेंस शीट है, या ज्यादा लोग ये देख के बता पाएंगे कि बैलेंस शीट है? इस वाले को, है ना? क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली टू दिस फॉर्मेट दैट फॉर्मेट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल और कॉमनली एक्सेप्टेबल भी है। क्या ये वाला फॉर्मेट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? यानी तो क्या ये वाला फॉर्मेट मैंडेटरी है सबके लिए फॉलो करना? किसके लिए मैंडेटरी है? केवल कंपनी के लिए। इसका मतलब जो दूसरे बिजनेस हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, सोसाइटीज, उनको ये अलाउड है दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय दिस फॉर्मेट। जब आप कंपनी फॉर्मेट में चले जाते हैं तो गवर्नमेंट ये मानती है कि कंपनी फॉर्मेट में वही लोग बिजनेस कर रहे हैं, दोज हैव द नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वही लोग उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, दोज आर एज मच लिटरेट दे कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट। इसलिए कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला फॉर्मेट मैंडेटरी कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि जब बिजनेस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचता है तो पार्टनरशिप फर्म्स के लेवल पर वो बिजनेस नहीं कर सकते, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से आपको कंपनी फॉर्मेट में आना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्मेट में ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म ज्यादा है, और जब बिजनेस बड़ा होता है तो गवर्नमेंट और पब्लिक भी ये चाहती है कि आप अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखें। कंपनी में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कैसे है? अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आपको देखनी हो तो यू आर फ्री, आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, कुछ फीस पे करिए और आप वो बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी यू कैन वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट आपको देखनी हो तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म से ही वो बैलेंस शीट लेनी पड़ेगी। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उस बैलेंस शीट की कॉपी लेकर के ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो बैलेंस शीट आपको पार्टनरशिप फर्म ने दी है ये वही बैलेंस शीट है जो उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सबमिट की है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक दूसरी बैलेंस शीट सबमिट की हो जिसमें टैक्स लायबिलिटी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ डाउन हो, और हमें अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए ज्यादा प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट दे दी हो। हाउ कैन आई वेरीफाई, हाउ कैन आई कंपेयर? तो कंपनी लेवल पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक
हमें ये अलाउड है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में बना सकते हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। दूसरा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा होगा जो मेट्रो सिटीज में जॉब करने के लिए चले जाएंगे, जहां पर मेजर पोर्शन ऑफ वर्क आपको एलीट क्लास क्लाइंट का मिलेगा, जो बड़े क्लाइंट्स हैं, जो कि कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि वो जनरली काम कर रहे हैं किस फॉर्मेट में, कंपनी फॉर्मेट में। बट जो अभी भी छोटी सिटीज हैं, जैसे मुरादाबाद है, रामपुर है, आसपास के एरियाज हैं, वहां पर अभी भी कंपनी कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, और जब कंपनी बना लेंगे तो कंप्लायंसेस ज्यादा करनी पड़ेंगी, और कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेंगी, तो लोग अभी भी कंपनी कल्चर से भागते हैं। तो जहां अगर आप छोटे शहरों में वर्किंग करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे, तो आप पर पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, ये वाले काम ज्यादा आएंगे। रेलिवेंस, रेलिवेंस क्या है? इट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम केवल वही बातें डिस्क्लोज करें जो रेलिवेंट हैं, जो इररेलिवेंट पोर्शन है उसको हम डिस्क्लोज कर देंगे एनेक्सर में। जैसे जब ये वाला फॉर्मेट आया, दूसरा वाला फॉर्मेट जो हमने अभी हम बात कर रहे थे, जिसकी कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे थे हम, इस वाले फॉर्मेट की। पीएल जब आपने बनाया होगा इस वाले फॉर्मेट में, तो पीएल में क्या था? पीएल में था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 3, 4 या 5 तरीके के प्रोडक्ट सेल करता हूं? क्या मुझे उन प्रोडक्ट की अलग अलग सेल्स यहां पर डिस्क्लोज करनी है, या सारे प्रोडक्ट की सेल मिला के डिस्क्लोज करनी है? मिला के डिस्क्लोज करनी है। और यहां पर एक कॉलम होता है नोट नंबर का, ठीक है, और मैं यहां लिखूंगा नोट नंबर 1। इसके साथ मैं एक एनेक्सर लगाऊंगा, उस एनेक्सर में मैं बताऊंगा अगर कोई मिल है जो राइस और गेहूं सब बेचती है, तो बताएंगे रेवेन्यू फ्रॉम राइस इतना है, रेवेन्यू फ्रॉम व्हीट इतना है, रेवेन्यू फ्रॉम फ्लोर इतना है। यानी केवल रेलिवेंट जो चीज थी वो तो हमने ऑन द फेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज की, और जो इररेलेवेंट पोर्शन था वो कहां डिस्क्लोज किया हमने? एनेक्सर्स में। ऐसे ही फिर दूसरा कॉलम क्या आता है? अदर इनकम का। अदर इनकम बहुत सारी हो सकती है, डिस्काउंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ सेल ऑफ स्क्रैप्स हो सकते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है। लेकिन हमने यहां पर टोटल अदर इनकम लिख दी और एक नंबर डाल दिया 2। जब इस एनेक्सर में जाएंगे तो यहां पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम एक्सपेंस वाले कॉलम में आते हैं तो यहां पर एक्सपेंस का भी डिमार्केशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और अदर, है ना। ये क्यों किया? हमने सारे एक्सपेंसेस को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले जब पीएल बनाते थे पुराने वाले फॉर्मेट में तो बहुत सारा लंबा पीएल हो जाता था। कई बार आपने 11th क्लास में बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी एंट्री हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, वो कहते हैं पीएल में आप केवल रेलिवेंट पोर्शन देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस देख करके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ये वो एक्सपेंस है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल एक्सपेंस से रिलेटेड देख करके समझ में आ जाएगा कि ये वो है जो हमने फाइनेंस बैंक से लिया है या किसी और से लिया, उस पर जो इंटरेस्ट पे किए। और अलग अलग यूजर को अलग अलग इंफॉर्मेशन की नीड हो सकती है। जैसे बैंक है, अगर आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक का इंटरेस्ट सारे एक्सपेंस में है ही नहीं। बैंक को 2 बातें देखनी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस कितने हैं। अगर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब आपने पहले से ही बहुत ज्यादा लोन्स ले रखे होंगे, ठीक, तो बैंक कहेगा फर्दर फाइनेंस हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए बैंक को सारे एक्सपेंसेस में से फाइनेंशियल एक्सपेंस छांटने नहीं पड़ेंगे, वो केवल जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंस का नोट नंबर होगा उस नोट में जाएगा और बैंक को ये दिख जाएगा कि कौन कौन से फाइनेंशियल एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं। यानी हमने केवल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शो की और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हमने एनेक्सर का पार्ट बना दिया। ऐसे ही एसेट साइड में जब आप जाते हैं तो फिक्स्ड एसेट का कॉलम बना होता है, तो वो फिक्स्ड एसेट्स टोटल लिखी होती हैं और उस फिक्स्ड एसेट्स में कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या परचेज किया, क्या सेल किया, इसके लिए एक शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अलग से लगी होती है जहां पर आप जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ कि अंडरस्टैंडेबिलिटी पहले आया और रेलेवेंस बाद में?
ज्यादा जरूरी इनमें से क्या है आपके हिसाब से? अगर आपको जो मैंने नोट्स दिए, ये नोट्स, ये बताएं आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है? हैं? अगर ये नोट्स मैं चाइनीज लैंग्वेज में दे दूं तो ये बताएं रेलेवेंट होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। यानी रेलेवेंट तो थे, लेकिन वो रेलिवेंसी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं है। अनलेस अंटिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, द रेलिवेंस गोज बिहाइंड। तो इसलिए अंडरस्टैंडेबिलिटी पहले है, यानी सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये चीज हमारे लिए काम की है या काम की नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है या जो आपके पास है, ये रिलायबल है या नहीं है। अब अगर आपका कोई छोटा भाई जो 11वीं क्लास में हो, वो ये नोट्स बना करके आपको दे दे, ठीक, कि ये तो मैं भी पढ़ रहा हूं, कि दीदी भैया ये नोट्स मैंने बना लिए हैं और ये आपके सीए फाउंडेशन में काम आ जाएंगे, आप इन्हीं से पढ़ लो, तो क्या आप उन नोट्स से पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी, जिस पर्सन ने वो चीज दी है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो उतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो समझ पाए कि सीए फाउंडेशन में हमें किस लेवल पर ये चीजें पढ़नी है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने मुझे दिए, मैं कैसे मान लूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने मुझे दिए हैं ये सही हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है? बताएं, मैं कैसे विश्वास कर लूं? अंडरस्टैंडेबिलिटी मुझे समझ में आ गया, रेलिवेंट, मैंने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी देख ली, अब मैं कैसे ये बात मान लूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने मुझे दिए हैं ये सही हैं, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है? तो यानी अगर किसी गवर्नमेंट सोर्स से बैलेंस शीट आएगी तो मैं मान सकता हूं, और गवर्नमेंट कैसे मान ले? गवर्नमेंट कैसे मान ले? आपने अपनी, हाँ, अब आपने बात की ना, सरकार के पास बैलेंस शीट जमा कर दी, तो सरकार कैसे ये बात मान ले कि ये जो बैलेंस शीट आपने जमा करी है ये सबको सही है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या के साइन, यानी व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज साइंड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द यूजर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। यानी आपके साइन में वो पावर है कि एक ऐसी चीज जो बैलेंस शीट जिस पर कोई दूसरा विश्वास नहीं कर सकता, और आपके साइन होते ही तो सामने वाला ये मान लेगा कि हाँ ये सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक ऑडिट नहीं होते तब तक उसमें रिलायबिलिटी नहीं आती। ठीक, रिलायबिलिटी भी आ गई। अब इसके बाद जो यूजर है वो कंपेरेबिलिटी सर्च करता है, वो ये देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने खुद अपनी परफॉर्मेंस में क्या चेंज किया, या एज कंपेयर टू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या दूसरे बिजनेसमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में बनाने चाहिए जो इजीली कंपेरेबल हों। इसीलिए जब हम दूसरे वाले फॉर्मेट में शिफ्ट हुए थे, जब हम इस वाले फॉर्मेट में शिफ्ट हुए थे तो अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए गए थे कि कम से कम कोई बिजनेसमैन, कोई यूजर इजीली 2 सालों का डेटा तो इजीली कंपेयर कर पाए, जो कि पुराने वाले फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं था। हो जाता था पुराने वाले फॉर्मेट में भी, लोग ये करते थे, क्या करते थे लोग पुराने वाले फॉर्मेट में कि इस तरीके से बैलेंस शीट बना देते थे जिसमें कि एक अमाउंट का कॉलम यहाँ हो जाता था और एक यहाँ हो जाता था, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ प्रीवियस ईयर, यहाँ करंट ईयर, यहाँ प्रीवियस ईयर, यहाँ करंट ईयर। ठीक, लेकिन ये करने के बाद भी लोग इतना यूज टू नहीं हो पाए, इससे लोगों को समझने में कंफ्यूजन होता था। इसलिए कंपेरेबिलिटी लाने के लिए ये फॉर्मेट बना दिए गए। अगर मैं किसी से 2 साल का डेटा, 2 साल की बैलेंस शीट ले लूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली 3 साल का डेटा मिल जाता है। 17-18 की बैलेंस शीट ली तो उसमें 2017-18 और 2016-17, और 16-17 की ली तो 2016-17, 2015-16, तो 2 साल की बैलेंस शीट में मुझे डेटा मिल जाएगा कितने साल का? 3 साल का। तो मैं 3 साल की परफॉर्मेंस को इजीली एनालाइज कर सकता हूं। तो इसलिए ये भी कोशिश की गई कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो। तो ये 4 प्राइमरी
कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए। ये ड्यूटी आपकी है कि जब आप ऑडिट करेंगे तो आप ये देखेंगे क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बिजनेसमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, इसका मतलब वो अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, कोई बात यहां तक पूछनी है? बताएं। तो ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम सेकेंडरी पे आ जाते हैं। सेकेंडरी में कुछ आप पढ़ चुके हैं अब तक। क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा देखें। मटेरियलिटी हम पढ़ चुके हैं, हमने कन्वेंशन में पढ़ लिया था कल। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन रिलायबिलिटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कोई खास चेंज नहीं है। डिस्क्लोजर भी हमने पढ़ा था, कन्वेंशन वही चीज है। कंप्लीटनेस कुछ खास नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है दैट शुड बी सच दैट ऑल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरीके की ना हो जो कि रिकॉर्ड करने से छूट जाए, रह जाए, तो कंप्लीट होने चाहिए। ये तीन बातें नहीं हैं, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और सब्सटेंस ऑफ फॉर्म। न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बायस्ड ना हो। क्या ये पॉसिबल है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं अपने ही ब्रदर की बिजनेस की बैलेंस शीट साइन कर दूं, ऑडिट कर दूं, और जब मैंने ऑडिट की तो उसमें मुझसे कुछ कमियां मुझे मिली, तो क्या वो कमियां मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूं? भैया मान जाएंगे इस बात को? बताओ। भैया कहेंगे साले मतलब छोटा भाई हमारी ऐसी कर रहा है अबे मत लिख, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहूँगा अरे नहीं भाई, इसे डिग्री चली जाएगी। वो कहेंगे अरे ना जा रही डिग्री पिगरी मतलब मैं तुझसे बैलेंस शीट साइन करवा रहा हूँ अपनी, और तू मेरी बैलेंस शीट में कमी निकाल करके लिखेगा और मैं बैंक को दूंगा तो बैंक मुझे तो लोन भी नहीं करेगा। तो बताएं मैं क्या करूँगा? लिखूंगा नहीं लिखूंगा? या मान लीजिए पापा ने कहा कि भाई अब ने तुम्हारी इतनी मेहनत करी, पैसे खर्च करे, तुम्हें सीए बनाया, अब हमारी बैलेंस शीट तुम ही साइन कर दो। अब जब मैं बैलेंस शीट साइन करने बैठा पापा की तो उन्हीं की बैलेंस शीट में कमी आ गई, तो मैं लिख दूँ? कहेंगे बहुत बढ़िया बेटा, हमने सीए बनाया और हम पे चक्कू। तो बताएं मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? लिखनी चाहिए, लेकिन मैं करूंगा क्या? लिखनी तो चाहिए। आप बताइए आप क्या करेंगे? या तो संबंध खराब करें, या तो आप संबंध खराब बोले ठीक है बेटा तू लिख दे, मैं देख लूंगा उसके बाद ठीक है, और दूसरा घर है वहां जाकर रहने लग, वहीं रह लियो, यहाँ मत आइयो। ठीक, तो क्या करेंगे आप? ज्यादा संभावना इस बात की है कि शायद ना लिखें। या दोस्त आपका कोई, आप लोगों में से कुछ लोग सीए बन गए, मान लीजिए कोई एक आपका दोस्त वो कह रहा है यार मेरी बैलेंस शीट कर दे साइन, आपका उसमें तो बहुत कमी है, वो कह रहा है नाटक मत कर, चुपचाप साइन कर दे है नहीं? वो यही कहेगा आपसे, दोस्तों ऐसी बात करते हैं तो आपको कि नहीं यार मुझे लिखना पड़ेगा। वो कहेगा अच्छा तू लिखेगा मतलब मेरी बैलेंस शीट पे तू ऐसे लिखेगा। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि हम वो शायद गलतियाँ नोट ना करें। तो जहाँ भी क्लोज रिलेशन है, जहाँ भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर हम बैलेंस शीट साइन नहीं कर सकते। इट इज़ रिटन इन द एक्ट दैट यू कैन नॉट साइन द बैलेंस शीट ऑफ योर रिलेटिव्स बिकॉज यू विल बी बायस्ड, आप बायस्ड हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कहते हैं कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं ना, तो उस ऑडिट रिपोर्ट का जो हेडिंग होता है दैट इज नॉट ऑडिट रिपोर्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। यू मस्ट बी इंडिपेंडेंट वाइल कैरिंग द ऑडिट। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मुझे किसी कंपनी से पैसा लेना है, मुझे कंपनी से लोन लेना है, मैंने किसी कंपनी को लोन दिया, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी खराब हो गई, मुझे 15 लाख रुपए लेने हैं उस कंपनी से। अब वो कंपनी कह रही है कि सर आप बैलेंस शीट मेरी साइन कर दो, मैं ये बैलेंस शीट लेके बैंक के पास जा रहा हूँ और बैंक मुझे लोन दे देगा और उस लोन के पैसे से मैं आपके 15 लाख चुका दूंगा। अब क्या हुआ, मैंने बैलेंस शीट देखी, उसमें कुछ कमी आई। अब अगर वो कमी मैं रिपोर्ट कर दूंगा तो क्या बैंक लोन देगा? और जब बैंक लोन नहीं देगा तो मेरे 15 लाख मिलेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं साइन कर दूंगा। ठीक, तो मैं किसी ऐसी कंपनी या ऐसे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साइन नहीं कर सकता जिस पर मेरा उधार बकाया हो, क्योंकि मैं वहां भी बायस्ड हो जाऊंगा। मैं पहले अपना प्रॉफिट देखूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मुझे नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके के हों जो न्यूट्रल हों। जो फ्रेंड की बात हमने की, वहां न्यूट्रलिटी या पार्शियलिटी साबित नहीं की जा सकती। ये नहीं पॉसिबल है कि सरकार मुझसे कहे ये तो तुम्हारा दोस्त है, इसके बाद तुमने इसकी कमियां छुपाई होंगी। मैं कह रहा हूँ मैं क्यों छुपाऊंगा भाई, आप देख लो ठीक है। अब ये तो मेरी कलाकारी है या मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि मैं इस तरीके से काम करूं जो दिखे भी ना, जो नॉन कंप्लायंस दिखे भी ना और काम भी हो जाए। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म की। सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज रियलिटी एंड फॉर्म इज लीगलिटी। ये बताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रियलिटी या लीगलिटी? रियलिटी इज रिलेटेड विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं, और लीगलिटी इज रिलेटेड विद द लॉ। कहते हैं ना कानून क्या होता है? होता है कानून को देखता नहीं। तो अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम बताएंगे तो वो कानून नहीं दिखेंगी। मैं बाइक से जा रहा था, मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया, कह रहा जी हेलमेट क्यों लगाया? कानून है कि हेलमेट लगाना है। मैंने कहा जी लगता ही नहीं, क्योंकि जब हेलमेट लगा लेता तो चश्मा नहीं लगता। अगर हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, चोट न लगे, लेकिन चश्मा नहीं लगाऊंगा तो पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब बताइए क्या फॉलो करूं, रियलिटी फॉलो करूं या लीगलिटी फॉलो करूं? ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। मैं भी चश्मा लगा रहा हूं, कुछ बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप एक हेलमेट खरीद लीजिए और हेलमेट खरीद के पहनिए और उसके बाद चश्मा लगाइए, लग ही नहीं पाएगा चश्मा। चलो थोड़ा इधर उधर करके लगेगा, है ना, फ्लेक्सिबल चश्मा होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये है। अब ऐसी अकाउंट में भी आ सकती है। क्या आ सकती है? देखिए, हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की और इसका पोजीशन हमें मिल गया, हमने अपना बिजनेस भी वहां सेट कर लिया, पैसे भी दे दिए। 25 मार्च को हम शिफ्ट हो गए, हमने पूजा भी करा ली, उद्घाटन भी कर लिया, सबको लड्डू भी खिला दिए, लेकिन इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई हमारे नाम में, क्योंकि सेलर जिसे रजिस्ट्री करानी थी वो बाहर चला गया। बोला सर मैं बाहर से आऊंगा और मैं रजिस्ट्री करा दूंगा आपको। ठीक है, 5 अप्रैल को वो बाहर से आया, उसने रजिस्ट्री करा दी। अब 31 मार्च की बैलेंस शीट में ये बताएं कि जो पैसे मैंने इस लैंड बिल्डिंग के लिए दिए थे, ये पैसे एडवांस फॉर लैंड बिल्डिंग में जाएंगे या लैंड बिल्डिंग मेरी एसेट्स में जाएगी? एडवांस, है ना। लीगलिटी तो ये कहती है, क्योंकि लीगली मेरा राइट तो तब बनेगा जब ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरे नाम में ट्रांसफर हो जाएगी। जबकि रियलिटी ये है कि सारे काम हो चुके हैं, केवल पेपर की साइनिंग बाकी, साइनिंग भी हो चुकी है, हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाना था, वहां पर अंगूठे लगाने थे और रजिस्ट्री हो जाती, लेकिन वो काम नहीं हो पाया जो 5 तारीख को हो गया। अभी बताओ कि बैलेंस शीट क्या 31 तारीख को ही बन गई या बैलेंस शीट 5 तारीख के बाद बनी होगी? 31 को रात को बैठ गया बैलेंस शीट बनाने, बैलेंस शीट कब बनी होगी बताएं? अरे 31 तारीख की बैलेंस शीट बनी, लेकिन बनी कब? बाद में तो बनेगी, चीजें फाइनलाइज होंगी तभी तो बनेगी। क्या उस दिन अकाउंटेंट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये बात पता थी कि बाद में इस लैंड बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो चुकी है? अरे नहीं पता थी? अरे उसने पूछी होगी ना, पता थी नहीं पता, उसने भाई आप भी पूछोगे तो सही कि भैया ये 50 लाख रुपए थे किसे दिए? आप बताओगे साहब लैंड बिल्डिंग का पेमेंट किया था। फिर आप पूछोगे रजिस्ट्री हो गई? वो कहेगा जी रजिस्ट्री 31 तारीख तक तो नहीं हुई थी, 5 तारीख को हुई थी। ये बात आपको बता। अब ये बताएं, आपको बैलेंस शीट बनाते समय ये फैक्ट पता था कि ये रजिस्ट्री 5 तारीख को बिजनेसमैन के नाम में हो गई है। अब अगर आप उसको एज अ लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में दिखा देते हैं तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? लीगली तो गलत होगा, लेकिन प्रैक्टिकली सही भी है, क्योंकि क्या ऐसा हुआ कि आपने लिख तो दिया और क्या ये रजिस्ट्री नहीं हो पाई या ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गया? क्योंकि जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन ये बात कंफर्म्ड हो चुकी है कि लेटर ऑन दिस डीड हैज बीन साइंड एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रजिस्टर्ड, हैज बीन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बिजनेसमैन। तो जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन तो ये बात श्योर है। तो यहां पर आप उस लैंड एंड बिल्डिंग को अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा सकते हैं और डिस्क्लोजर में आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म का रेलेवेंस दे सकते हैं। यानी आप ये बात लिख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बिजनेसमैन आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, बट इट हैज बीन शोन एज एन एसेट्स ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। यानी सम टाइम हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा रियलिटी को एज कंपेयर टू लीगलिटी, क्योंकि जिस समय वो काम कर रहे हैं उस समय तक वो लीगल कंप्लायंस भी पूरी हो चुकी है। अगर ये होता कि हाँ लीगल कंप्लायंस पूरी ही नहीं हुई, किसी वजह से रजिस्ट्री हुई ही नहीं है, अभी कोई डिस्प्यूट आ गया
ठीक है, जो सेलर था उसके और किसी रिलेटिव ने उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया, इसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, तो फिर लीगल कंप्लायंस पूरी नहीं हुई, तो हम उसको एज एन एडवांस ही दिखाएंगे। लेकिन जहां पर दोनों में टकराव होगा और लेटर पीरियड पर लीगल प्रोविजन भी पूरे हो गए, देन रियलिटी वुड प्रीवेल ओवर द लीगलिटी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगे जब आप काम करेंगे कि आपको दोनों में कंपटीशन महसूस होगा कि हम किसको करें। तो आपको ये सिचुएशन देखनी होगी कि प्रैक्टिकली क्या है। जैसे कोर्ट में जाते हैं, जब कुछ झगड़ा हो जाता है कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट का काम केवल एक है, कोर्ट देखता है जस्टिस क्या है, सिचुएशन क्या थी। हो सकता है कि लॉ उस समय उस चीज को ना देख पा रहा हो, कोर्ट तो सच्चाई जानने की कोशिश करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन देता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि लॉ कुछ और होता है, लेकिन कोर्ट ने परिस्थितियों को समझ करके एक अलग तरह डिसीजन दे दिया, होता है ना। तो वहां पर क्या होता है, रियलिटी को हम प्रिवेल करते हैं। और लास्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या है, हमने कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पढ़ा था, कन्वेंशन पढ़ा था ना कल। क्या था कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म ये था कि जो भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस हैं हम उन्हें पहले से ही काउंट करेंगे, और जो भी प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स हैं उन्हें हम तब तक काउंट नहीं करेंगे जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में ना हो जाए। अब इसी वजह से मैं प्रोविजंस बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसीज, ये अलग अलग तरीके की प्रोविजंस बना रहे हैं। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने देखा कि 5% बनाना है, ये 5% की फिगर कहां से आई? 5% क्यों बनाना है? 10, 12, 15, 8, 7 ऐसा क्यों नहीं है? हिस्टोरिकल इवेंट, यानी इनका कहना है इन्होंने प्रीवियस पैटर्न को स्टडी किया, जिससे पता चला कि हमें ऑन एन एवरेज 4 से 5% का बैड डेब्ट का लॉस हर साल होता है, इसलिए हमने ये प्रोविजन बना लिया। इट मीन्स प्रूडेंस ये कहता है एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ लॉसेज एंड प्रोविजंस यू मस्ट टेक गुड केयर दैट एस्टिमेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, कि जो भी एस्टिमेशंस आप कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। आप कहते हैं कि सर मेरा बिजनेस तो पहले साल था तो मैं कैसे प्रोविजन बनाऊं, तो ठीक है, आप अपने जैसे दूसरे बिजनेसमैन को स्टडी कर लीजिए और ये देखिए कि वो कितना प्रोविजन बना रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन, सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें 4 साल 5 साल काम करते करते हो गए, हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन में वर्कर को देना पड़ता है, क्योंकि किसी ना किसी वर्कर के काम करते करते इंजर्ड हो जाता है, वो चोट लग जाती है, तो इसलिए हम इतना प्रोविजन कर रहे हैं। प्रूडेंस सेज कि व्हाइल मेकिंग द एस्टिमेशंस यू मस्ट बी टेक गुड केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक, यहां हमारा यूनिट 2 खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। ठीक, परसों तक, परसों जो प्रॉब्लम्स होंगी हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे, साथ साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? BRS। तो सभी ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है? कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने ना पढ़ा हो? सबको आता है? इसका मतलब आता है, भूल गए? मतलब टाइम भी तो हो गया, 2 साल हो गए होंगे पढ़े हुए, एक बार देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो परसों फिर हम BRS पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है।